बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी आज हम डिस्कस करेंगे एक और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाती है ड्रग की, ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन में जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके कैसे एक्शन परफॉर्म करती है वो हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ना है कि जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक्शन शो हो गया, अब ड्रग ने बॉडी से एलिमिनेट होना है। ठीक है जी, एलिमिनेशन ड्रग की ज़रूरी है बॉडी से, वरना ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, ड्रग की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, एलिमिनेशन में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एलिमिनेशन में एक चीज़ होती है जी एक्सक्रीशन, एक चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अनअल्टर्ड, केमिकली अनअल्टर्ड बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, उनको कहते हैं जी कि ड्रग एक्सक्रीट हो गई है। ठीक है, कुछ बल्कि कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट होती है। पहले वो मेटाबोलाइज होती हैं, फिर वो एक्सक्रीट होती हैं आउट ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जिसमें जो हमारी ड्रग है वो ऐसे केमिकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं कि वो ड्रग जो पहले नॉन पोलर थी अब उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, अब उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा या कम हो सकती है, एक्टिविटी ज़्यादा या कम या अनअल्टर्ड भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन जो मेजर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है वो यही है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू केमिकल चेंजेस ला के ड्रग के अंदर उसको मोर पोलर बनाया जाता है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग पोलर नहीं होती, जो ड्रग नॉन पोलर होती हैं, जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो किडनी में जाके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और ब्लड के अंदर आ जाती हैं। इसलिए ड्रग एलिमिनेट होने से पहले पोलर हो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। ड्रग की मेटाबॉलिज्म जब होती है तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग में या वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग की एक्टिव फॉर्म होती है, जो ड्रग हमने दी वो एक्टिव फॉर्म थी, अब उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एक्सक्रीशन के लिए ड्रग की इनएक्टिव फॉर्म होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि वो इनएक्टिव रहे और वो दोबारा से बॉडी में ना जाए बल्कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, अब कैसा ऐसा भी होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, यानी कि जब हम उनको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसा कि पार्किंसनिज्म में एक ड्रग यूज़ होती है, उसका नाम है एल डोपा। ठीक है, वो एक इनएक्टिव फॉर्म है डोपामीन की। ठीक है, जब हम ड्रग को एल डोपा को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तब वो जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रो ड्रग्स। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। मेटाबॉलिज्म सॉल्युबिलिटी और एक्टिविटी को अल्टर करती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चीज़ आ जाती है कि मेटाबॉलिज्म की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं तो फिर हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की टाइप्स क्या है जी? मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स है। मेटाबॉलिज्म एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म भी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म नॉन एंजाइमेटिक भी हो सकती है। जो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, उसके एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा सकते हैं या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में एंजाइम्स पाए जाते हैं मेटाबॉलिज्म के, उनको कहते हैं जी माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो कि है साइटोक्रोम P450। ये मेजर एंजाइम फैमिली है जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। ठीक है, दूसरे जो है वो साइटोप्लाज्म, उनको नॉन माइक्रोसोमल कहा जाता है। ठीक है, वो भी एंजाइम्स होते हैं लेकिन ये P450 में होते हैं। अच्छा जी, दूसरा होता है जी नॉन एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। नॉन एंजाइमेटिक से मतलब ये कि सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ड्रग है वैसे इन्वायरमेंट में एक्टिव थी, जो उसके लिए सूटेबल था कि जो उस इन्वायरमेंट में रहे, उस पीएच में रहे कि जहाँ पे वो नॉन पोलर रहकर एक्टिविटी शो कर सके। अब वो ड्रग जो है वो ट्रैवल करके ऐसे पीएच में आ गई है या ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पे अब उसका पीएच अल्टर हो गया, तो वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म की फेजेस हैं। जो एंजाइम्स के थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है ना, उनकी दो फेजेस हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में माइक्रोसोमल, ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, इसके साथ भी मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, और ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि P450 नहीं होते हैं और उनके साथ भी फेज़ 1 रिएक्शन होता है। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू जो ड्रग गुजर रही होती हैं
उनके अंदर फेज़ 1 रिएक्शन में ऐसे पोलर कंपाउंड्स या तो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, या अगर उस ड्रग के अंदर ऑलरेडी कोई पोलर कंपाउंड मौजूद है तो उसको अनमास्क किया जाता है। ठीक है, ये काम जो है जी साइटोक्रोम P450 करते हैं। साइटोक्रोम P450 की जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वो ड्रग के साथ रिएक्ट करती है और ड्रग के जो है वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है जो कि पोलर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। NADPH इनका एनर्जी ड्रिवन जो फैक्टर है वो NADPH है, ये काम हो जाता है। इसके अलावा वो वाले रिएक्शन फेज़ 1 के जो जिनमें P450 एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे एंजाइम इन्वॉल्व है, जैसे ऑक्सीडेजेस इन्वॉल्व हैं या एस्टरेजेस इन्वॉल्व है, वो उनके में क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, या हाइड्रोलिसिस के थ्रू उन ड्रग्स को क्या किया जाता है जी, पोलर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि फ़ेज़ 1 में भी दो तरह से हो सकती है। फ़ेज़ 1 रिएक्शन वो भी हो सकते हैं जिनमें P450 एंजाइम इन्वॉल्व है, या फ़ेज़ 1 रिएक्शन वो भी हो सकती हैं जिनमें P450 एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है बल्कि दूसरे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, यानी कि एस्टरेजेस या ऑक्सीडेजेस। ठीक है, ये एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, फ़ेज़ 1 रिएक्शन में होता क्या, फ़ेज़ 1 रिएक्शन में ये होता है कि ड्रग के अंदर हम पोलर कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसके अंदर ऑलरेडी पोलर कंपाउंड मौजूद है, उसकी अनमास्किंग की जाती है P450 एंजाइम के थ्रू। ठीक है, ये होगी जी फ़ेज़ 1 रिएक्शन। ठीक है, अब अगर फ़ेज़ 1 रिएक्शन के रिज़ल्ट में पोलर कंपाउंड अवेलेबल हो जाते हैं फिर तो बात ठीक है। ठीक है जी, वो किडनी में जाएंगे, किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस फ़ेज़ 1 रिएक्शन के बाद भी ड्रग थोड़ी सी नॉन पोलर रह जाती है और उसको इनफ पोलर करने के लिए फिर वो गुजरते हैं जी फ़ेज़ 2 रिएक्शन से। ठीक है, अब फ़ेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है कि फ़ेज़ 1 रिएक्शन में जब मास्किंग हुई तो थोड़ी सी पोलर हो गया एलिमेंट, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे जी प्रोसेस आता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे। कॉन्जुगेशन रिएक्शंस का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसे एंडोजीनियस सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकुरोनिक एसिड, ये सबसे कॉमन या सबसे मेजर कॉन्जुगेटिंग एजेंट है जो कि फ़ेज़ 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकुरोनिक एसिड के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या इसके अलावा वो है क्या, अमाइनो एसिड। ठीक है, और एक और ड्रग भी है जी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये लेकिन जो मेजर कॉन्जुगेटिंग एजेंट है या मेजर कॉन्जुगेटिंग जो कंपाउंड है वो है जी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ये ज़्यादातर ड्रग की कॉन्जुगेशन करता है जिससे ड्रग पोलर नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ग्लूकुरोनिडेशन कहते हैं इस प्रोसेस को जिसमें ग्लूकुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं जी ग्लूकुरोनिडेशन। ठीक है, और ये मेजर कंपाउंड है कॉन्जुगेशन का फ़ेज़ 2 रिएक्शन का। ठीक है, फ़ेज़ 1 रिएक्शन में पोलर कंपाउंड इंट्रोड्यूस किए या अनमास्क किए, लेकिन अगर वो फिर भी इतने पोलर नहीं हुए कि वो इंट्रोड्यूस हो जाए, अब वो फ़ेज़ 2 रिएक्शन से गुजरेंगे। फ़ेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है कि एंडोजीनियस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि उन कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और वो फिर उनको ज़्यादा पोलर बनाते हैं। उनमें सबसे मेजर जो एंडोजीनियस कंपाउंड है वो ग्लूकुरोनिक एसिड है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि जो न्यू नेट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें ग्लूकुरोनिक एसिड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो अगर आप ऐसे पेशेंट ऐसे न्यू नेट को दे देते हैं ये क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है, अगर आप वो उसको दे देते हैं तो क्योंकि वो ग्लूकुरोनिडेशन के थ्रू उसने पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट होकर एलिमिनेट होना था, लेकिन ग्लूकुरोनिक एसिड अभी उस बच्चे के अंदर नहीं है, न्यू नेट्स के अंदर नहीं है, तो क्या होता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है ना, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होता। तो ये एक मेजर और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कॉन्जुगेशन का फ़ेज़ 2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये जी बात हो गई। अच्छा, अब ये इसमें बुक में एक ये चीज़ भी है, मैं भी आपको बताती चलूँ कि वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सब ड्रग्स जो है वो पहले फ़ेज़ 1 से जाएँ, फिर फ़ेज़ 2 से जाएँ, फिर एलिमिनेट हो। कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो पहले फ़ेज़ 2 में जाती हैं, पहले फ़ेज़ 2 में कॉन्जुगेट हो जाती हैं, बाद में उनकी अगर वो इनफ पोलर नहीं हुई हैं तो दोबारा वो फ़ेज़ 1 रिएक्शन में जाएंगी, वहाँ पे उनकी ये और पोलर कंपाउंड को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है जी,
ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक ऐसी ड्रग है जो कि पहले फ़ेज़ 2 में जाती है, ठीक है। पहले वो एसिटाइलेट होती है, बाद में वो फ़ेज़ 1 में आती है और वो पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट होकर बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। ये चीज़ हो गई जी, हमने टाइप्स पढ़ ली, हमने फेजेस पढ़ ली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो रेट होता है काइनेटिक का, ठीक है जी, जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, ठीक है। जो ड्रग्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो हम किस तरह से पता करते हैं, वो पता करते हैं हम मिचेलिस मेंटन इक्वेशन से। इस इक्वेशन को ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो फॉलो करता है। काइनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म किस इक्वेशन को फॉलो करती है, मिचेलिस मेंटन इक्वेशन को, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात दो चीज़ें हैं कि जी काइनेटिक ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह की है, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग ऐसी हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। यानी कि जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है जी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, एक है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ये होता है कि जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो ड्रग की फ्री कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग की उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, उतनी ज़्यादा एक्सक्रीशन, ठीक है, उतनी जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक लीनियर काइनेटिक्स कहलाते हैं। और इसमें जो ज़रूरी बात वो ये है कि जो ड्रग की कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है। कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होगी पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रग है वो 100 mg है, अब उसकी मेटाबॉलिज्म होनी है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, अगर वो ड्रग फॉलो कर रही है तो वो पहले 50% डिक्रीज़ हो जाएगी, 50% एलिमिनेट होगी, ठीक है। 50 mg रहेगी, फिर 50% एलिमिनेट होगी, यानी कि 50 mg का 50% एलिमिनेट होगा, यानी कि 25 रह गई। फिर इस 25 का 50 mg 50% जो है वो एलिमिनेट होगा, 12.5 mg हमारे पास ड्रग रहेगी पीछे यह, ठीक है। मतलब ये है कि पर यूनिट ऑफ टाइम एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट हो रही है बॉडी से, ठीक है। ये लीनियर काइनेटिक्स होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। दूसरी जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को देखा जाता है या उसको डिवाइड किया जाता है वो है जी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है उसमें जो ड्रग्स होती हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। अब कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट नहीं होगी, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी, ठीक है। दो चीज़ें याद रखने वाली डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ताकि आपके एमसीक्यूज़ में या आपके वाइवा में अगर पूछा जाए तो आपको ये याद रहे कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन फर्स्ट ऑर्डर में जा रही है। जबकि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें